हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास लाए हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। अगर दिल्ली सल्तनत है तो इसके जाहिर सी बात है कार्यकाल होगा। यह सल्तनत है तो इसका काफ़ी लंबा समय अवधि होगा, इसी वजह से सल्तनत कहा जाएगा। दिल्ली सल्तनत के अगर कार्यकाल की बात की जाए तो 1206 से ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी के बीच दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल होता है। इतने लंबे समय अवधि के बीच में दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 वंशों ने शासन करते हैं। ये 5 वंश कौन-कौन से होते हैं, एक बार इनके बारे में जान लेते हैं। ये 5 वंश आपको कई बार बता दिए गए हैं और इनका क्रम भी बताया गया है। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, वे 5 वंश कौन होते हैं। पहला गुलाम वंश होता है, दूसरा खिलजी वंश होता है, तीसरा तुगलक वंश होता है और चौथा सैयद वंश होता है और जो आखिरी वंश होता है, वह होता है लोधी वंश। इस प्रकार देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पे ये 5 वंश शासन करते हैं और ये उनका क्रम होता है। अगर आपसे कभी-कभार क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ दे, तो इसको कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो नॉर्मली क्वेश्चन जैसे कह सकते हैं कि अगर आपको आसान शब्द में कहा जाए कि आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिल्ली सल्तनत पे कितने वंशों ने शासन करते हैं? ये अब कई वंश दे दिए हैं, उनमें आपको बताना है कि उनका क्रम कौन-सा है या क्रम के हिसाब से पूछ सकते हैं। उसके साथ-साथ और जो आप अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे कम शासनकाल करने वाला या सबसे अधिक शासनकाल करने वाला कौन-सा वंश होता है? या कौन-सा शासक होता है जो सबसे ज़्यादा शासन करता है, सबसे कम शासन करता है? और उसके साथ अगर घुमा के क्वेश्चन पूछ ले या कह सकते हैं आपको उलझाने के लिए अगर क्वेश्चन पूछा होगा कि गुलाम वंश के उत्थान से लेके लोधी काल या लोधी वंश के अंत तक के समय अवधि को दिल्ली सल्तनत काल कह सकते हैं। या आपसे दूसरी तरह कहा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से लेके इब्राहिम लोधी के शासनकाल तक है। और उसको यह कह सकते हैं कि मुगल का गुलाम वंश के उत्थान से लेके मुगल काल के उत्थान के बीच के समय अवधि को अब दिल्ली सल्तनत काल कहा जाता है या कहते हैं। क्या ये कथन सही है या गलत है? इस तरह से तमाम प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हम लोग इन जो दिल्ली सल्तनत के 5 वंश के बारे में अभी आपको बताया गया, क्या उनका क्रम भी बताया गया है, तो ये 5 वंश बारी-बारी से हम लोग उन पाँचों वंशों के बारी-बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन के क्रम में हम लोग अभी तक दिल्ली सल्तनत के 2 वंशों के बारे में संपूर्ण, या कह सकते हैं जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके महत्वपूर्ण बिंदु थे, वो लिखा दिए गए हैं। आप उन्हें रिवीजन करते रहिए और आपके पास जो भी प्रैक्टिस बुक होगी या कुछ जो भी प्रीवियस क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करते रहिए। आप उसको अपना देखिए कि हाँ, क्या जो हमने पढ़ा है या जो पढ़ाया गया है उससे मैच कर रहा है या क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार हम लोग के आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का जो तीसरा वंश कह रहे हैं, तीसरा वंश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तीसरा वंश कौन-सा है? तीसरा वंश है तुगलक वंश है। तुगलक वंश के अगर कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल होता है 1320 ईस्वी से लेके 1414 ईस्वी के बीच तुगलक वंश का कार्यकाल होता है। और इसी के साथ-साथ तुगलक वंश जो ऐसा वंश होता है जो दिल्ली सल्तनत पे सबसे अधिक शासन करने वाला वंश होता है। लगभग देखा जाए तो मिला के लगभग 94 वर्ष होता है। दिल्ली सल्तनत पे लगभग ये 94 वर्ष शासन करते हैं। इसके पश्चात देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पे सबसे कम शासनकाल करने वाला है खिलजी वंश होता है, जो 1290 ईस्वी से। और जो दिल्ली हुई सल्तनत पे सबसे कम शासन करने वाला वंश होता है, वह होता है खिलजी वंश होता है, जिसका कार्यकाल होता है 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक। ये खिलजी वंश का शासनकाल होता है। इस वंश के बारे में हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक से संबंधित काफ़ी जानकारी है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको लिखा दिए गए हैं। हम लोग अभी इनके कुछ योजनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। एक बार हम लोग कल की क्लास को रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने क्या-क्या पढ़ा था। अगर किसी भी पॉइंट को या किसी भी बिंदु को भूल रहे हैं या मिस कर रहे हैं या याद नहीं हो रहा, तो उसको एक बार रिवीजन करने से वो याद भी हो जाएगा। उसके साथ-साथ हम लोग आज की क्लास उससे कनेक्ट करेंगे ताकि आसानी से आज की क्लास को हम समझ सकते हैं। कल की क्लास में आपको बताया गया था कि जो फिरोज शाह तुगलक थे, ये कह सकते हैं उस समय जो दिल्ली की बागडोर संभाल रहे थे, उनके शासनकाल में जो मुख्य वास्तुकार थे, उनका क्या नाम था? आपको बताया गया था। यहाँ लिख दिया है, मुख्य वास्तुकार थे मलिक मलिक गाजी। मुख्य वास्तुकार थे मलिक गाजी साहना। ये मुख्य सहना, ये होते हैं मुख्य वास्तुकार होते हैं। इनका कार्य होता है कि जैसे अगर राजा कह सकते हैं या जो उनके साम्राज्य में अगर किसी महल का निर्माण करना है, उन निर्माण में कौन सी सामग्री लगेगी या कितना धन व्यय होगा, इन सब के बारे में ये जो मुख्य वास्तुकार होते हैं मलिक गांधी सहना, इनका कार्य होता है। उसी के साथ साथ इनके कार्य करने के पास अगर जैसे कोई महल का निर्माण हो रहा है तो उसमें कितना आय व्यय होगा, उस धन को व्यय करने के लिए या खर्च करने के लिए ये राजा को बताएंगे कितना धन लगेगा। वैसे किसी भी राजा के पास उतना नहीं होता है, लेकिन राजा क्या करेगा, जो अपना उसका वित्त कोष होगा, उसके जो अधिकारी होंगे उनसे बात करेगा, उसके पश्चात वह धन खर्च करेगा। इस फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में वह वित्त विभाग कौन था, इसके बारे में जान लेते हैं। वह वित्त विभाग होता है दीवाने विजारत। कौन सा विभाग होता है?
इस महल के निर्माण के लिए दीवाने विजारत विभाग होता है। दीवाने विजारत दीवाने विजारत पे क्या होता है, कि जैसे महा कह सकते हैं समाज में कोई भी वस्तु कह सकते हैं, जैसे कोई भी निर्माण कार्य हो रहा है, उस निर्माण कार्य में कितना धन लगेगा, इन धन के खर्च के लिए इस विभाग का यही कार्य होता है कि इन धन को खर्च करने के लिए पैसा आवंटित करता है। दीवाने विजारत विभाग की स्थापना करते हैं। इसके साथ साथ अगला पॉइंट आपको बताया गया था। इसके साथ अगला पॉइंट बताया गया था, इन्होंने सिंचाई व्यवस्था काफ़ी उन्नत करते हैं। सिंचाई व्यवस्था को सिंचाई व्यवस्था सिंचाई व्यवस्था किससे करते हैं इन्होंने? नहर व्यवस्था, नहरों से कह सकते हैं, नहरों का जाल बिछाया था। इनके शासनकाल में नहर निर्माण की, या इनके शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में नहर से सिंचाई करने की व्यवस्था काफ़ी उन्नत तकनीक की थी। इन्होंने 5 मुख्य नहरों का निर्माण करते हैं। पहले जो इनकी नहर थी, कह सकते हैं जो पहला उन्होंने नहर का निर्माण करते हैं, जो यमुना नदी से लेके हिसार क्षेत्र तक जाता था, और दूसरा नहर का निर्माण उन्होंने किया है सतलज नदी से लेके घाघरा नदी के बीच ये जाती थी दूसरी नहर। तीसरा जो नहर था, या कह सकते हैं तीसरा जो नहर था, सिरमौर की पहाड़ियों से निकलता था और ये जाता था हाँसी के क्षेत्र तक। कहाँ तक? हाँसी के क्षेत्र तक। और जो चौथा नहर था इनके शासनकाल में, जो चौथा नहर था घाघरा से लेके फिरोजाबाद तक जाता था, और पांचवी जो उनकी आखिरी नहर थी, जो महत्वपूर्ण नहरों में आखिरी नहर था, वो यमुना नदी से लेके फिरोजाबाद तक ये जाती थी। ये 5 प्रमुख नहरें थी। इन नहरें इस वजह से बनाई गई थी कि इनके शासनकाल में, जैसे अगर फसल का उत्पादन हो रहा है या जो किसान वर्ग थे, इनके साथ काफ़ी अच्छा संबंध होने की वजह से इन्होंने नहर का निर्माण करते हैं। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भी अकाल पड़ा था। इन अकाल की समस्या को समाधान करने के लिए उन्होंने कुएं और नहरों का, या कह सकते हैं सिंचाई व्यवस्था का प्रबंध करते हैं। उसी प्रकार इन्होंने उस सिंचाई पद्धति को बस आगे बढ़ाते हुए इन्होंने नहर का विकास करते हैं अपने शासनकाल में। अगर इसी के साथ साथ इसके अगला पॉइंट आपको बताया गया था, अगर कोई भी व्यक्ति, या कह सकते हैं कोई भी कृषक होता है, अगर नहर से सिंचाई कर रहा है, तो नहर से सिंचाई करने के पश्चात उसको कुछ न कुछ लगान के रूप में देना पड़ता था। अगर कोई व्यक्ति नहर से सिंचाई कर रहा था नहर सिंचाई करता था नहर से सिंचाई करता था, तो उसको अपने उत्पादन का 1/10 भाग लगान के रूप में देना होता था। क्या होता था? ये तो केवल सिंचाई के लिए 1/10 भाग लगान के रूप में दिया जाता था। अगर आप नहर से सिंचाई कर रहे हैं, नहर या कुआं या तालाब या झरना, जो भी उस समय प्रबंध किया गया था उस क्षेत्र में जो भी होता था, अगर उससे आप सिंचाई कर रहे हैं, तो आपको 1/10 भाग टोटल उत्पादन का, जितना भी आपके यहाँ पैदावार हो रहा है, उसका 1/10 भाग सिंचाई कर के रूप में आपको देना होता था। ये था। और ये पद्धतियाँ उन्होंने उलेमा वर्ग, कह सकते हैं जो मुस्लिम समुदाय में होते हैं, उलेमा वर्ग होते हैं, उनके कहने पे उन्हें हिंदुओं पे एक कर लगाते हैं जो सिंचाई का होता है। वह सिंचाई का उस सिंचाई कर को कहा जाता है क्या कहा जाता था? हब ए सर्क ए सर्ब क्या होता था? हक ए सर्ब। ये उलेमा वर्गों के कहने के पश्चात, जब फिरोज शाह तुगलक थे, वे देखा जाए तो सभी धर्मों के साथ सहिष्णुपूर्ण व्यवहार था, लेकिन कुछ समय पश्चात इनके ऊपर देखा जाए तो काफ़ी समय बाद उलेमा वर्गों का आधिपत्य धीरे धीरे इनके ऊपर होने लगा। इस वजह से इन्होंने, जो कह सकते हैं जो कृषक वर्ग होता है, इनके ऊपर सिंचाई कर की व्यवस्था करते हैं। वह सिंचाई कर क्या कहलाता था? हाकि ये सर्ब कहलाता था। ये भी आपको बताया गया था। इसके पश्चात जो उलेमा वर्ग था, उलेमा वर्ग ने इनके ऊपर और दबाव डालने के पश्चात जो ब्राह्मण वर्ग होता था, मोहम्मद बिन, या कह सकते हैं फिरोज शाह तुगलक से पहले जितने भी ब्राह्मण वर्ग होते थे या ब्राह्मण कुल के लोग होते थे, उन पे जजिए कर नहीं लगता था। लेकिन उलेमा वर्गों के कहने के पश्चात या उनको ऊपर दबाव पड़ने के पश्चात उलेमा वर्ग बार बार फिरोज शाह तुगलक के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, या कह सकते हैं दबाव बना रहे थे कि वे हिंदुओं के साथ ज़्यादा सहिष्णुपूर्ण, या कह सकते हैं नॉर्मल व्यवहार कर रहे हैं। तब फिर उलेमा वर्गों के कहने के पश्चात ये इन पर जो मुस्लिम, या कह सकते हैं जो ब्राह्मण वर्ग था, ब्राह्मणों पर भी जजिए कर लगा देता है। जजिए कर ये किसके शासनकाल में हो रहा है? ब्राह्मणों पे भी जजिए कर किसके शासनकाल में बताया गया था? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ब्राह्मणों पे भी जजिए कर इन्होंने स्थापित करते हैं। इनके शासनकाल में ये भी होता है। उसके बाद अगला पॉइंट आपको बताया गया था, इन्होंने, कह सकते हैं आपको अगला पॉइंट बताया गया था, ये प्रकृति प्रेमी थे। क्या थे? प्रकृति प्रेमी थे। इन्होंने अपने शासनकाल में, कह सकते हैं अपने साम्राज्य में बागानी पद्धति अपनाते हैं। जैसे जो भी फसलों का, या कह सकते हैं जो भी पौधों का रोपण होता था, ये बागानी पद्धति होती थी। इसकी एक खास तकनीक होती है जो कृषि, या कह सकते हैं आप एग्रीकल्चर क्षेत्र में, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। इसको हम वहाँ भूगोल में पढ़ेंगे या एग्रीकल्चर वाले क्षेत्र में पढ़ेंगे, बागानी पद्धति के बारे में।
और इसी के साथ साथ उन्होंने अपने शासनकाल में या कह सकते हैं अपने साम्राज्य में लगभग 1200 पेड़ों का या रोपण करते हैं, या उन्होंने 1200 पेड़ों का बगानी पद्धति से अपने साम्राज्य में लगवाते हैं। ये आपको कल की क्लास में बताया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने इनके शासनकाल में देखा जाए तो जो पुरातत्व अवशेष के कुछ पुरातत्व अवशेषों के भी साक्ष्य मिलते हैं। जैसे इन्होंने अशोक के कह सकते हैं आज की क्लास में हम लोग इन्होंने अशोक के दो स्तंभों को ही इन्होंने दिल्ली लाते हैं। स्तंभों को दिल्ली लाते हैं। आखिर वे दो स्तंभ कहाँ थे? पहला स्तंभ देखा जाए तो ये मेरठ था और दूसरा की बात की जाए तो दूसरा था अम्बाला में। जो दूसरा था अम्बाला में था। अम्बाला पहला था मेरठ में, दूसरा जो था टोपरा टोपरा था। टोपरा जो वर्तमान में देखा जाए तो अम्बाला क्षेत्र में पड़ता है। अम्बाला, ये दो स्तंभों को कह सकते हैं जो अशोक थे उसमें, जो मौर्य वंश से संबंधित, चंद्रगुप्त मौर्य के वंश से संबंधित जो अशोक थे, इनके दो अभिलेखों को मिलता है। इन दो अभिलेखों को भी मेरठ और टोबरा से वे दिल्ली लाते हैं। दिल्ली लाने के पश्चात इन्होंने इनके लिए एक दिल्ली पे लाने के पश्चात इन्होंने इसको एक दूसरी जगह स्थापित करते हैं। आखिर जो मेरठ का जो स्तंभ था, मेरठ से लाए हुए स्तंभ को मेरठ से लाया गया स्तंभ को ये मेरठ से लाए हुए स्तंभ को इन्होंने जो मेरठ से लाया था, इन्होंने देखा जाए तो जो दिल्ली में आखिर कह सकते हैं जो दिल्ली क्षेत्र में रहते होंगे या दिल्ली के बारे में जानते होंगे, जो हिंदू राव हॉस्पिटल है या कह सकते हैं हिंदू राव अस्पताल है, उसी के पास इन्होंने एक स्थान होता है। वह स्थान था कास्के शिकार। कहाँ था? कास्के शिकार। कास्के शिकार स्थान जो है उसी पे यहाँ कास्के शिकार है। कास्के शिकार वाले स्थान पे उन्होंने उसको स्थापित करते हैं। ये इसको आखेटक स्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आखेट स्थल। इन्होंने मेरठ वाले जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो चंद्रगुप्त मौर्य के स्तंभ लेख मिले थे, उनको कहाँ से मिले थे? मेरठ और टोपरा से मिले थे। मेरठ वाले शिलालेख को उन्होंने जो दिल्ली के कह सकते हैं जो हिंदू राव हॉस्पिटल है या कहते हैं हिंदू राव अस्पताल है, उसी के पास एक स्थान होता है कास्के शिकार या कह सकते हैं आखेट स्थल होता है, वहाँ पे इसको स्थापित करते हैं। और जो टोबरा का स्थल है, टोबरा स्थल से पाया जाता है जो टोपरा से पाया जाता है अशोक के स्तंभ लेख को, इन्होंने उसके बाद टोपरा वाले इन्होंने स्तंभ लेख को इन्होंने महल के पास जो फिरोजाबाद है इन्होंने स्थापित करते हैं। फिरोजाबाद में स्थापित करते हैं। ये कार्य करते हैं। क्या करते हैं? जैसे जब मौर्य काल के जो पुरातत्व अवशेष मिलते हैं, जो स्तंभ लेख मिलते हैं, उन स्तंभ लेख को ये पहले मेरठ और टोपरा से दिल्ली लाते हैं। दिल्ली लाने के पश्चात इन दोनों को अलग अलग स्थानों पर स्थापित करते हैं। जो मेरठ से मिलता है स्तंभ लेख को, उन्होंने जो हिंदू राव अस्पताल के पास एक स्थान होता है कास्के शिकार या आखेटक शिकार होता है, वहाँ पे उनको स्थापित करते हैं मेरठ में। उसके बाद जो दूसरा उन्होंने स्तंभ लेख पाते हैं टोपरा वाले को उन्होंने जो उनका महल होता है फिरोजाबाद में, उसके पास इन्होंने इसको स्थापित करते हैं। अगला पॉइंट जो है, इन्होंने अपने साम्राज्य में एक अनुवाद विभाग की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? अनुवाद विभाग की स्थापना करते हैं। आखिर अनुवाद विभाग का क्या कार्य था? अनुवाद विभाग का कार्य होता है कि जैसे जो हिंदू धर्म के लोग थे या मुस्लिम समुदाय के लोग थे, वे अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे, ताकि जो हिंदू धर्म से संबंधित थे या जो मुस्लिम समुदाय से संबंधित थे, एक दूसरे के विचारों को समझ सके और समाज में काफ़ी शांति का माहौल हो सकते। अनुवाद विभाग का क्या था? अनुवाद विभाग का कार्य होता है विचारों का सही मायने में अर्थ समझाना। सही मायने में अर्थ समझाना। जैसे जो भी हिंदू धर्म से संबंधित था या जो मुस्लिम समुदाय से संबंधित था, वे एक दूसरे के विचारों को समझते थे। उसके बाद वे उनको समझने के पश्चात उसको अपने अंदर समाहित करते थे, या कह सकते हैं उनके नियमों को पालन करने के पश्चात। इस वजह से अनुवाद या कह सकते हैं जो अनुवाद विभाग था, इसका ये कार्य था एक दूसरे के जो भी होती थी महत्वपूर्ण योजनाएं या कह सकते हैं जो उनके धर्म से संबंधित जो तर्क वितर्क होते थे, वे एक दूसरे से समझते थे। उसके पश्चात वे अपने जो भी धर्म के होते थे उनका अनुसरण करते थे। इसी के साथ साथ फिरोज शाह तुगलक ने एक महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने जैसे जो संस्कृत के
संस्कृत के फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में देखा जाए तो इन्होंने जो संस्कृत के जो काफ़ी ग्रंथ होते हैं, संस्कृत के ग्रंथों को इन्होंने फारसी में अनुवाद करते हैं, क्या करवाते हैं, क्या करते हैं। जो अनुवाद विभाग था, अनुवाद विभाग का कई कार्य होते थे। जैसे कोई विभाग होता है, इसका केवल एक ही कार्य नहीं होता है, एक से अधिक कार्य होते हैं। पहला कार्य था जैसे जो दो समुदाय के लोग होते थे, उनके जो धर्म होते हैं या धार्मिक एक दूसरे के विचारों को ये आपस में समझाने के लिए कह सकते हैं, समझने के या समझाने के लिए ये कार्य करता था अनुवाद विभाग पहला। और दूसरा कार्य होता था जैसे कई ग्रंथ होते थे, उन कई ग्रंथों को भी उच्चारण करते थे। जैसे कुछ ग्रंथ जो संस्कृत में थे उनको फारसी में करते हैं, जो फारसी में तो है उनको संस्कृत में, ऐसे तमाम प्रकार के ग्रंथों का इन्होंने उल्लेख किया जाता है। इनका क्या होता है, संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराते हैं, फारसी में अनुवाद कराते हैं। किसके शासनकाल में हुआ है? जो संस्कृत के कई ग्रंथ होते हैं, संस्कृत के ग्रंथों को उन्होंने फारसी में अनुवाद करते हैं, ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही हो रहा था। उसी के साथ साथ अगला पॉइंट बताया गया है, जो इक्ता व्यवस्था होते थे। इक्ता व्यवस्था क्या थी? इक्ता व्यवस्था आपको बताया गया था। इक्ता व्यवस्था किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? इक्ता व्यवस्था तो जो थी, इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश के शासनकाल में प्रारंभ की थी। इन्होंने इक्ता व्यवस्था को वंशानुगत अब कर देते हैं, क्या कहते हैं, वंशानुगत कर देते हैं। इसके पहले देखा जाए तो जो इक्ता व्यवस्था प्रारंभ थी या कस्बे में इक्ता प्रणाली थी, ये वंशानुगत नहीं थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ये व्यवस्था वंशागत हो गई। वंशानुगत मतलब होते हैं जैसे किसी के पिताजी हैं, अगर उस पद पे आसीन है तो उसके बाद उनका बेटा ही इस पद पे आसीन होगा, ये होती है वंशानुगत पद्धति। इनके शासनकाल में देखा जाए तो जो सिया मुसलमान थे उनके साथ सिया मुसलमान हो गए, या जो सूफी संत हो गए, उनके सूफी संतों से इनका तालमेल अच्छा नहीं होता था, यहाँ लिख गए थे सिया मुसलमान। अगला पॉइंट जो है, सिया मुसलमानों से सिया मुसलमान एवं जो सूफी संत थे, सूफी संतों से किनके सूफी संतों से इनके असहिष्णु व्यवहार था। किसके साथ इनका जो सूफी या कह सकते जो सिया वर्ग के मुसलमान थे, जैसे इस्लाम धर्म में देखा जाए तो दो तरीके के वर्ग होते थे, एक सिया होता था, दूसरा सुन्नी होता था। सिया से जो सुन्नी होते थे, सुन्नी से इनका अच्छा खासा संबंध था, जबकि सिया से इनका अच्छा खासा संबंध नहीं था, उनके साथ वे असहिष्णुपूर्ण व्यवहार रखते थे। उसी के साथ साथ जो सूफी संत से इनका भी इनसे तालमेल नहीं होता था, इस वजह से ये इन दोनों के साथ जो सिया मुसलमान थे और जो सूफी संत थे, इनके साथ असहिष्णुपूर्ण व्यवहार करता था। उसी के साथ साथ इनके शासनकाल में जो हिंदू धर्म था, उनके साथ ये दोयम दर्जे का व्यवहार करते थे, हिंदुओं से दोयम दर्जे का व्यवहार, यहाँ लिख दे रहे हैं, हिंदुओं से दोयम दर्जे का व्यवहार, दोयम दर्जे का व्यवहार था। इस प्रकार इनके शासनकाल में ये होता है। इस प्रकार हिंदुओं के साथ इनका कह सकते हैं जो दोयम दर्जा का काफ़ी जल इनके शासनकाल में काफ़ी समय पश्चात जो उलेमा वर्ग था, इनका आधिपत्य होने लगा, ये कह सकते हैं फिरोज शाह तुगलक के ऊपर उलेमा वर्गों का प्रभुत्व होने लगा। प्रभुत्व होने के पश्चात उन्होंने जो सिया वर्ग के मुसलमान थे और जो सूफी संत थे, इनसे तालमेल न होने की वजह से साथ साथ जो हिंदू धर्म थे, हिंदुओं के साथ इनके हिंदुओं से वे दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे थे। वे इस्लाम को सर ऊपर रखते थे, जो हिंदू वर्ग था उनसे कम, उनको कह सकते हैं दूसरे श्रेणी का व्यक्ति मानते थे। और इस प्रकार देखा जाए तो 1388 ईस्वी में 1388 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार हम लोग फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को अध्ययन कर चुके हैं। फिरोज शाह तुगलक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु लगे या जितने भी परीक्षा के दृष्टिकोण से लगे, वे सभी बिंदुओं को आपको बता दिए गए हैं। आप इनको रिवीजन करते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल इसके आगे के जो अगला सुल्तान बनते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर अगला सुल्तान कौन होता है, उन्होंने क्या क्या अपने साम्राज्य में कार्य करते हैं, इस सब के बारे में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।